आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नोएडा के DDRWA डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एनपी सिंह। एनपी सिंह के बारे में आपको बता दें कि एनपी सिंह नोएडा से 7 बार फोनरवा के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही अभी ये DDRW के अध्यक्ष हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। हमारे देश में भी इस वायरस ने काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वायरस के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने देश भर में लॉकडाउन भी लगाया है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। नोएडा में जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ के निवासियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आपकी क्या तैयारी है और आपकी तैयारियों का नतीजा कहाँ तक निकला है सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे चैनल में बुलाकर बोलने का मौका दिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नोएडा एक बहुत ही शांति प्रिय एक छोटा सा शहर है। कोरोना वायरस के आने से शहर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे उद्योग बंद हो गए हैं, हमारे सभी कारोबार बंद हो गए हैं, बेरोजगारी फैल गई है। लेकिन हमारी जनता ने जिस तरह से पूरा सहयोग किया, जिस तरह से हमारी RWA ने पूरा सहयोग किया है, जो लोग यहाँ पर परेशान हुए, जिनको खाना नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, घर तक नहीं मिला, हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे निवासियों ने, हमारी RWA ने उनको पूरा सहयोग दिया। जगह जगह हम लोगों ने हर सेक्टर के अंदर अपने कम्युनिटी सेंटर्स में हम लोगों ने रसोई चलाई, लोगों को खाना खिलाया, हम लोगों ने कच्चा राशन भी बांटा। जहाँ जैसी ज़रूरत थी लोगों को, वैसे ही हम लोगों ने उनके साथ काम किया। और नोएडा शहर के अंदर मैं इस शहर की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ के RWA को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि शहर में एक आदमी भी खाने के बिना नहीं मरा। कम से कम किसी का ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसको खाना ना मिला हो। यहाँ के निवासियों ने बड़ा दिल करके सब लोगों को पूरा सहयोग किया और हर तरह की सुविधाएं दी। शासन और प्रशासन ने भी पूरा काम किया है। अब देख सकते हैं हमारे DM ने, हमारे CMO ने घर घर जाकर, सेक्टर जाकर जिनकी जो समस्याएं हुई वहाँ पर उन समस्याओं का समाधान किया। हमने हर सेक्टर के अंदर सब्जी की दुकान लगवा दी, राशन की दुकान लगवा दी, फ्रूट की दुकान लगवा दी, ताकि वहाँ लोगों को बाहर ना जाना पड़े। सेक्टर के अंदर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई उनको। इसके लिए मैं शहर की RWA का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये बता देना चाहता हूँ कि शहर के अंदर आप देख सकते हैं पूरे जिस तरह से कहीं भी जिस तरह के यहाँ पर लोगों में कोरोना की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है, उस तरह से हमारे नोएडा में कम से कम आज भी नहीं है। संख्या हमारे यहाँ कम है और कई सेक्टर ऐसे हैं कि आज तक एक भी मरीज कोरोना का नहीं पाया गया है। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन के साथ साथ नोएडा की जनता का और आपके मीडिया बंधुओं का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें जागरूक किया। मीडिया को मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सारी बातों से हम लोगों को अवगत कराया। हमारी जनता ने आपकी बात को समझा और उस पर अमल किया। उस पर हम लोगों ने उस अनुशासन का पालन करते हुए हमने कहीं ऐसे नहीं निकले घर से बाहर, हम घरों के अंदर कैद रहे, लेकिन हमने अनुशासन को नहीं तोड़ा। लोगों ने पूरी तरह से अनुशासन का पालन किया। और आज भी जिन लोगों ने कहीं पर भी किसी के साथ कोई कोरोना का मरीज आ गया तो क्षेत्र की जनता ने उसका हर तरह से पूरा सहयोग किया है। हॉस्पिटल से लेकर पूरे कम्युनिटी सेंटर्स हम लोगों ने, अस्पताल, हमारे जितनी यहाँ पर होटल्स और जो बिल्डिंग थी सब क्वारंटाइन सेंटर के लिए हम लोगों ने दे दिए। कोरोना के सेंटर्स के लिए सारे अस्पताल दे दिए गए। तो यहाँ पर हर एक आदमी ने पूरा सहयोग किया नोएडा के अंदर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे पुलिस के लोग हों, चाहे सरकारी लोग हों, चाहे प्राधिकरण के लोग हों, यहाँ तक कि आम जनता ने भी तन मन धन से पूरा काम किया है लोगों के लिए। जी, DDRW के अध्यक्ष होने के नाते आपको दैनिक जरूरतों की जो भरपाई थी जो आपने करी, जो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, समस्याएं ये होती थी कि नोएडा में ऐसी कोई मार्केट नहीं थी जिससे कि सामान यहाँ पर खरीद कर लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। हमें दिल्ली के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हमें सारा सामान, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो आटा चावल हो, चाहे किसी भी तरह की सब्जी हो, या यहाँ तक कि दवाइयाँ तक भी हमें दिल्ली से लानी पड़ती हैं। तो जब लॉकडाउन था, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, लोगों को आने जाने की दिक्कत थी, लेकिन लोगों ने लाठियां खाई हैं पुलिस की, उसके बाद भी लोगों की, जनता की सेवा की है। उन्होंने आटा खरीद कर लाए दिल्ली से, सब्जी खरीद कर दिल्ली से लाए, फल खरीद कर दिल्ली से लाए, दवाई खरीद कर दिल्ली से लाए। उन्होंने जनता को दिया है, चाहे उनको लाठी क्यों ना खानी पड़े। तो मैं इस बात के लिए, इस काम के लिए क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर भी जनता की सेवा की है।
नोएडा के RWA सोसाइटी में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे समय पर पानी ना आना, गंदा पानी आना, साफ सफाई, बिजली, पार्क की सुंदरता को लेकर और इसी प्रकार की समस्याएं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण से किस प्रकार सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं और कब तक इन समस्या से सोसाइटी वासियों को निजात मिलेगी? देखिए, बहुत कुछ सुधार धीरे धीरे हो रहा है। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज के 10 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो आज नहीं है, और जो आज प्रॉब्लम है वो साल 2 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे अब पानी, अच्छा पानी पहले मिलता था, उसके बाद हमें गंगा जल आया तो वो और अच्छा हुआ, उसके बाद गंगा जल की मात्रा और बढ़ेगी, TDS कम करने की कोशिश की गई तो वो और अच्छा हुआ। कहीं अगर लाइन फट गई और उसमें गंदा पानी चला गया तो लोगों को तकलीफ तो उठानी पड़ती है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता हमारी सरकार से मिलकर उस समस्या का समाधान तुरंत कराती है। नोएडा में कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर आज भी गंदा पानी आ रहा है और जहां पे आज भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नहीं, आज नोएडा में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां गंदा पानी आता हो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो सकता है कि उनके यहाँ कोई पाइपलाइन टूट गई हो और वो पानी ना आया हो या कोई गंदा पानी आ गया हो, लेकिन 2 दिन 4 दिन के अंदर हमारे RWA के लोग नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को पकड़ कर उनसे काम करवाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को काम करवाने की आदत है सरकार से। हमारे यहाँ के लोग पूरी तरह से, जो RWA के लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, और नोएडा अथॉरिटी को चाहे दिन में रात में 24 घंटे हमारे लोग टेलीफोन करके उनसे बुलाते हैं। और रात में भी अगर काम करना पड़े तो आपने देखा होगा, पूरी रात बिजली नहीं आई, आंधी आ गई, बरसात आ गई, तो रात में भी लोगों ने पेड़ों की छटाई की, रात में तार जुड़वाए, रात में लाइन खुदवाई। काम करवाने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही बधाई के पात्र है कि वो सरकार से काम करवाना जानते हैं और सरकार हमारे लोगों की बात को सुनकर उस काम को पूरा करती है। जी, आप हमेशा सामाजिक काम में लगे रहते हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनकी सहायता करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि की भावना कब से जगी, या फिर आप किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि जो चीज़ें कहीं बाजार में नहीं मिलती वो माता पिता से मिलती हैं। मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे गुरु ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, उनसे ही चलकर, मैं तो एक बहुत ही छोटे से किसान का बेटा हूँ। मैं यहाँ से 250 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटे से गांव में खेती बाड़ी करने वाला किसान आपके बेटा हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के लिए मेरे गांव से 5-7 किलोमीटर तक स्कूल नहीं होते थे, हम लोग पैदल चलकर पढ़ाई करते थे। वहाँ उस वक्त कोई सुविधाएं नहीं होती थी। हम वहाँ से पढ़ के उन हमारे माता पिता के संस्कार से, मैं तो अपने पिताजी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता रहा हूँ। उन्हीं से मैंने संस्कार सीखे हैं कि बेटा मेहनत करो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो। तो हम लोगों ने जो हमारे अंदर संस्कार हैं, जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, वहीं से हम सीखकर यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि आप मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा। कहीं भी मेहनत करते जाइए। ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत करो और फल ना मिले। वो फल आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, तो फल मिलेगा ही। तो मेरे माता पिताजी ने मुझे संस्कार दिए कि बेटा आपको मेहनत करना है और ईमानदारी से करना है। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जब तक वो मेरे साथ रहे वो मुझे यही बताते रहे कि कभी किसी के साथ गलत काम मत करना। उनके संस्कारों के साथ चलकर मैंने ये काम करने की कोशिश की, और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ आज भी कि सब लोगों को साथ लेकर, नोएडा की जनता को साथ लेकर, नोएडा के लोगों के साथ मिलकर इस शहर को हम एक हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, इस दुनिया का सुंदर शहर बनाना चाहते हैं। हम सफाई के लिए 24 घंटे लगते हैं, सरकार से काम करवाते हैं। हमारे पास तो कोई फंड नहीं होते, RWA के पास कोई ऐसे फंड नहीं होते। हम काम करवाते हैं सरकार से, लेकिन हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने आज के 20 साल पहले कोई जानता नहीं था कि RWA क्या होती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर आज केवल RWA ऐसा काम करती हैं देश के अंदर जिनको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, कोई फंडिंग नहीं मिलती। आज अगर हम पूरे सेक्टरों के अंदर सिक्योरिटी लगा रहे हैं, सिक्योरिटी का पैसा कौन देता है? हमारे रेजिडेंट्स देते हैं, सरकार नहीं देती। सरकार, पुलिस दे सकती है, लेकिन पुलिस इतनी है नहीं है। चोरियां कौन रोकता है? हमारी सरकार के पास वो फंड नहीं है, हमारी RWA के पास वो फंड नहीं है। हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके हम वो काम करते हैं जो कि कोई ना कर पाया हो। तो RWA के लोग वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, जो कि हर सेक्टर को साफ सुथरा रखना, सफाई करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, सड़कें ठीक करवाना, नालियाँ ठीक करवाना, पानी की सुविधा करवाना, सारे काम कौन करता है? यहाँ गाँव में तो गाँव के अंदर प्रधान होते हैं,
गांव के प्रधानों को अभी तक कोई ऐसा तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत फंड उनको मिलता है। लेकिन RWA के पदाधिकारियों को आज भी कोई पैसा नहीं मिलता, किसी भी रूप में नहीं मिलता। वो अपने तन मन धन लगाकर अपने सेक्टर की सुरक्षा के लिए, अपने सेक्टर की सफाई के लिए, अपनी सेक्टर की स्वच्छता के लिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए अपने आप को दांव पे लगा के रखते हैं। तो मैं RWA के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी, अभी जो हमारे देश में माहौल है, चाहे कोरोना वायरस का हो, चाहे चीन सीमा विवाद, आप सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, मोदी जी ने वो काम किया इस देश के लिए जो कभी कोई नहीं कर पाया। मैं योगी जी का और मोदी जी का दोनों का फ़ैन हूँ, जो आज इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक एक बदमाश को ठिकाने लगाने का प्लान किया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। और मोदी जी ने जिस तरह से, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे वो CAA का मामला हो, जितने काम किए हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपराध तो अभी भी कम नहीं हुआ है, देखिए, हौसले बुलंद हैं। नहीं, आप जाकर देखिए, आपके 4 साल पहले का इतिहास उठा लीजिए और आज का इतिहास उठा लीजिए। 4 साल पहले पुलिस के थाने के अंदर दरोगा को मार दिया जाता था, DSP को मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था, पुलिस वालों की कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज तो उल्टे पुलिस वाले ही थोड़े बहुत अपराध में लिप्त हैं, लेकिन आप आम जनता पुलिस का पूरा रिगार्ड करती है, मुख्यमंत्री जी का रिगार्ड करती है। और क्राइम, पुलिस वाले जो अपराध में लिप्त हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है। आपने देखा होगा कानपुर कांड में, वहाँ के SHO को, वहाँ के चौकी इंचार्ज को, सबको जेल भेज दिया गया। NP सिंह जी, आपको नहीं लगता काफी लेट हो चुका था मामला? देखिए, जब तक किसी चीज़ का एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक सरकार भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाती। जैसे ही सरकार के नॉलेज में ये चीज़ आई कि यहाँ पर इस तरह का क्राइम हो रहा है और इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, उस पर तुरंत लगाम लगाई गई। और वहाँ पर चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई अगर ये कहे कि ये किसी एक जाति के साथ किया जा रहा है तो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ। किसी जाति के अंदर बदमाश की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो सकता है। उसको करने के लिए सरकार को कहीं भी नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी किस जाति का है, किस धर्म का है। उसके साथ वही कार्रवाई की जानी चाहिए जो एक आतंकवादी के साथ की जाती है या एक बदमाश के साथ की जाती है, और वो किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, जाते जाते केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो 10 में से 10 के 10 देना चाहूंगा, जिस तरह से काम किया है। जनता तो परेशान है। नहीं, जनता, देखिए, आज आप परेशान की बात कर रहे हैं, पिछला इतिहास उठाकर देखिए, आप कितना तेल लगा रहे हैं, आप कितना तेल खर्च कर रहे हैं। सर, तेल यूज कहाँ हो रहा है? आप अच्छा एक काम कर लीजिए, आप 4 महीने पहले नहीं हो रहा तो उसका सर रेट आप बढ़ा देंगे। सर, आप हिसाब देख लीजिए, 4 महीने पहले आप कितना पेट्रोल खर्च करते थे और आज 4 महीने बाद में कितना पैसा पेट्रोल पे खर्च करते हैं। हर एक आदमी की कंजम्पशन उससे बहुत ज्यादा कम हो गई है। हर एक आदमी आज डीजल और पेट्रोल, आप ये देख लीजिए कि जनता के लिए कितना पैसा आज खर्च किया जा रहा है। कोविड के ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं, कोविड के ऊपर कितना पैसा खर्च कहना चाह रहे हैं कि अगर यूज ज्यादा होता है तो तेल की कीमतों में कम होगा, तेल की कीमतें कम होंगी आने वाले समय में? नेचुरली माल ज़्यादा बिकेगा तो आपकी कीमत कम होगी। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, माल जितना आप ज़्यादा बेचेंगे आपको प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें और आपका रेट कम हो जाएगा। तो ये तो होता है। और आज भी देश के अंदर आप देख सकते हैं जितनी दवाइयाँ, जितने कोविड के इलाज किए जा रहे हैं, सरकार कहीं से पैसा थोड़ा ना ले रही है, सरकार पूरा उसके ऊपर खर्चा कर रही है, गरीबों के अकाउंट में पैसा डाल रही है। हॉस्पिटलों में लाखों लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं जी कोरोना के ऊपर। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, उस पर भी किया जा रहा है। आज आप उनके खर्चे देखिए, आज जितने भी गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट हैं, दोनों में आप चेक कर लीजिए कि गवर्नमेंट पूरा सरकार अपनी तरफ से खर्च कर रही है और प्राइवेट को भी पहले से कम किया गया। शुरू में जब कोविड आया था उस वक्त का आप चार्ट उठा लीजिए और आज का चार्ट उठा लीजिए। आज लिमिटेशन दे दी गई है कि आप 15,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे या 20,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे, जो कि पहले 50,000 और लाख रुपए रोज तक का बिल दिया जा रहा था। तो इस पर लगाम लगाई जा रही है और हमारी सरकार हर चीज़ को देखते हुए काम कर रही है। इसको चलिए, एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश? देखिए, मैं जनता को कहना चाहूँगा कि जनता को वही काम करना चाहिए जो जनता के हित में हो। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को अपने शहर को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को पूरी तरह से अपने आप से समर्पित कर देना चाहिए कि मैं अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए
हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आदमी पर्सनली अपने ऊपर ना जाए कि मुझे लाभ होना चाहिए चाहे देश को नुकसान हो। हमें वो देखना चाहिए कि अगर मुझे नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं जनता से यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आपके इस चैनल पे मेरी बात को मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इन अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाएं कि जनता जनता का ख्याल रखे, जनता जनता के लिए जिए। जी, देश सर्वोपरि है, देश का नुकसान ना हो। जी, हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, देखते रहे द लोकमंच।